श्रीलंका में आखिरकार एक परिवार का राज समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका इस समय बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इस संकट का सबसे बड़ा खलनायक राजपक्षे भाइयों को बताया जा रहा है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिल्मबिज पे और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक परिवार ने श्रीलंका को इस कगार पर पहुंचा दिया। राजपक्षे और उनका परिवार, जिसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और एक्स प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे भी शामिल हैं, पिछले 20 वर्षों से श्रीलंका में जीवन के हर पहलू पर हावी रहे हैं। 2 महीने पहले तक श्रीलंका की सरकार की यह स्थिति थी कि देश के तमाम मुख्य मंत्रालयों पर राजपक्षे परिवार का ही कब्जा था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सियों के साथ साथ वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और खेल मंत्रालय की कुर्सी भी राजपक्षे परिवार के पास थे और राजपक्षे परिवार की 3 पीढ़ियां श्रीलंका की सरकार में शामिल थी। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत पहले से ही बर्बाद होनी शुरू हो गई थी जब महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। पर आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। 2009 के सिविल वॉर के बाद ग्लोबल कैपिटल मार्केट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो फ्लोज आना शुरू हुआ। 2007 से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लूज ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से श्रीलंका आसानी से उधार लेने में सक्षम था। महिंदा राजपक्षे सरकार ने बहुत ही शानदार ग्रोथ ईयर्स को दर्ज किया, लेकिन ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइप का था। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, एयरपोर्ट, लोटस टावर जो करप्शन से दूषित थे, कम रिटर्न देते थे और जेब भरते थे राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों की। इस बीच राष्ट्रपति के आलोचकों को डरा दिया गया और पत्रकारों को मार दिया गया, गायब कर दिया गया, जिससे डर का माहौल पैदा हो गया। जब 2015 में एक नई सरकार चुनी गई तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स में सुधार हुआ। 2017 से 2019 में टैक्स रिफॉर्म्स भी लाए गए, लेकिन फिर भी करप्शन से लड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं था। इसी बीच अप्रैल 2019 में सुसाइड बॉम्बर्स ने चर्च और होटल्स पर हमला किया और ईस्टर संडे अटैक्स में लगभग 270 लोग मारे गए। राजपक्षे परिवार तब विपक्ष में था। राजपक्षे परिवार ने रिफॉर्म्स जैसे टैक्सेस और फ्यूल प्राइसिंग फॉर्मूला, जो कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और तो और उन्होंने ईस्टर हमलों का इस्तेमाल किया और दावा किया कि वे अकेले ही अपराधियों को न्याय दिला सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार ला सकते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इसी बात पर टिकी थी कि महिंदा राजपक्षे और उनके भाई गोताबाया राजपक्षे ने 2009 में श्रीलंका के सिविल वॉर को ख़त्म कर दिया था। कोविड तो 2019 में आया, लेकिन श्रीलंका इससे बहुत पहले ही एक चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन में था। श्रीलंका के कमज़ोर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और डिक्लाइनिंग रेवेन्यू कलेक्शन का एक लंबा इतिहास था, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने लगातार अमीरों और बिजनेसेस को टैक्सेस से छूट दी थी और इसी वजह से श्रीलंका अपने डॉलर के लोन्स का भुगतान करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहा था। 2015 और 2019 के बीच सरकार द्वारा लिए गए लोन का 89.8% 2014 के अंत तक जमा किए गए लोन पर इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया था। लेकिन तब गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए और एक अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और तेज़ से उखड़ने लगी। इकोनॉमी की कई स्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के बजाय सरकार जातिवाद में झुक गई, फाइनेंशियली वीक तमिलों को दबाना शुरू कर दिया, जबकि मुस्लिम विरोधी नफरत अभियानों का भी समर्थन किया, जो पहली बार 2012 के आसपास शुरू हुआ था। राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट पास किया, जिसमें रिश्वत या करप्शन के आरोपों की जांच के लिए आयोग जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को कम करके आंका गया, इस आधार पर कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का संचालन करने के लिए अधिक कार्यकारी शक्ति का आवश्यकता थी। इन्होंने देश के असाधारण रूप से कम टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बावजूद अमीरों के लिए टैक्सेस को कम किया। राजपक्षे सरकार ने एक अनसस्टेनेबल केमिकल फर्टिलाइजर बैन की शुरुआत की,
जिसमें फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया, जिसने क्रॉप की उपज को तबाह कर दिया। किसी भी एक्सपर्ट का यह मानना नहीं था कि देश अगले 5 सालों में $29 बिलियन के कर्ज का भुगतान करने में सक्षम होगा। लेकिन श्रीलंका की सरकार राजपक्षे परिवार के सदस्यों और वफादारों से भरी हुई थी और इस बात में समर्थित थी। राजपक्षे सरकार ने इकोनॉमिक क्राइसिस को शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी एंड लिक्विडिटी क्राइसिस के रूप में खारिज कर दिया और इंडिया और चीन से क्रेडिट लाइंस और करेंसी स्वैप्स का यूज़ करके लोन को फाइनेंस करना जारी रखा। और जैसे ही देश ने लेनदारों को वापस भुगतान करने के लिए घटते फॉरेन करेंसी रिजर्व को यूज़ करा, राजपक्षे सरकार श्रीलंका की आवश्यक ज़रूरतों जैसे फ्यूल, मेडिसिन, मिल्क और गैस को पूरा करने के लिए कैश से बाहर हो गया। फिर भी सरकार और उनके वफादार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये तर्क दिया कि देश का कर्ज टिकाऊ था। जैसे ही देश भर में पेट्रोल के लिए लाइनें दिखाई दी और दुकानों में दूध की राशनिंग की गई, तो उन्होंने ये दावा किया कि कमी कोई नहीं थी, लेकिन लोग किसी तरह की साजिश का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की लाइनें लंबी होती गई और बिजली की कटौती शुरू हुई, इन मिथकों में विश्वास रखने वाले मतदाता बेहद निराश हुए। अपने राजनीतिक गलत अनुमान को स्वीकार करते हुए राजपक्षों ने अब माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ नीतिगत फैसलों को उलटना भी शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों की कुछ शिकायतों को स्वीकार करना भी शुरू कर दिया। भले ही वे ये दिखावा करते हैं कि यह जनता का केवल एक झूठ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वर्ग जातिवाद की नींव जिस पर राजपक्षे ने अपना राजनीतिक वैधता का निर्माण किया, वह अब खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ा झूठ कि देश राजपक्षे पर निर्भर है, उनके शासन से लाभ होता है और उनकी मौन निष्ठा का ऋणी है, यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।